नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे यूपीपीएससी आरओआर से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में बात करें तो हम लोग जो है धी आईएएस से जो है आपका टोटल 14 टेस्ट देख चुके हैं। आगे कंटिन्यू जो भी आपका अभी 4-5 टेस्ट अवेलेबल है वो करवा देंगे। इसके अलावा जीएस वर्ल्ड में जो है 3 फेज में टेस्ट सीरीज आपका जारी हुआ है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 का हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और अब करंट अपडेटेड हो रहा भी नहीं। फेज 2 में हम लोग 4 टेस्ट देख चुके थे। वो था आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एक पॉलिटी का, एक हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। तो आज हम लोग इसी फेज 2 का जो है फुल लेंथ टेस्ट देखने जा रहे हैं, जो आपका 140 प्रश्नों का होगा, जैसे आप सभी का पता ही होगा। और इसके बाद हम लोग फेज 3 देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो बेहतर अवेलेबिलिटी होगी, अगर दृष्टि आईएएस से टेस्ट उपलब्ध होता है तो उससे भी हम लोग टेस्ट देखेंगे, ठीक है। जो भी बेहतर अवेलेबिलिटी होगी। इसके अलावा पीवाईक्यू कराया गया है, वो आप जाके, जो लोग भी नए हैं, जो लोग देख चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देखेंगे। पिछले 3 साल का पीवाईक्यू कराया गया है और इसमें हिंदी और जीएस दोनों का कराया गया है, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन रहा। जहाँ तक कि पीडीएफ की बात है, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे पीडीएफ दिख नहीं रहा है। देखिए पीडीएफ जाएंगे, अगर पीडीएफ आपको दिखेगा नहीं, लेक्चर दिख रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर जाएंगे, आपको पीडीएफ दिख जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका आप सभी को पता ही है। अच्छा, इसके अलावा जो है पीडीएफ की बात करें तो अभी जो ये जीएस वर्ल्ड वाला न्यू वाला 4 टेस्ट है, ये भी अभी अवेलेबल करा दिया गया है आपको। 10 टेस्ट जो है डीआईएस वाला मैं अपलोड वहाँ पे कर दिया हूँ। अब जो बचा हुआ टेस्ट है, 2-3 टेस्ट डीआईएस का, वो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। और ये टेस्ट जो आज कर रहे हैं, इसको भी जल्दी हम अपडेट वहाँ पे कर देंगे। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। जैसे मैं बताता हूँ कि टेस्ट को बिल्कुल इफेक्टिव यूटिलाइज करें। अच्छा, आज लेक्चर भी थोड़ा सा देर से जा रहा है, चूँकि जो है थोड़ा अधिक नॉइज़ था तो लेक्चर ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो बाकी जो है लेक्चर आप लोग को मिलते रहेगा। टेस्ट सीरीज में आप लोग को कोई कमी नहीं होगा, इस बात के लिए आप श्योर रहें, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए, जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। और बार बार मैं बोलता हूँ कि जब भी अपने आप टाइम का यूटिलाइज करें तो बिल्कुल इफेक्टिव यूटिलाइज करें। चूँकि यदि आप मान लीजिए 2 घंटा एक्सपेंड कर रहे हैं तो बहुत सारा चीज़ सीख के जाए यहाँ से, ठीक है। टेस्ट सीरीज देने से जैसे मैं बताता हूँ 2 फायदा है। यदि आता है आपको तो रिवीजन होगा, नहीं आता है तो उसे सीख लेंगे, ठीक है। तो 140 प्रश्न तक आप क्या करें, नंबरिंग कर ले 1 से लेके 140 प्रश्न तक, ठीक है। और इसके बाद जो है एक एक करके अटेम्प्ट करें। यदि आपके पास मान लीजिए ओएमआर सीट है तो ओएमआर सीट पे करें, ठीक। देखिए कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। यदि मान लीजिए आज के आज एग्जाम हो जाता तो आप जो है किस हालत में होते, ठीक है। कौन सा पर्सन आपका मजबूत है, कमजोर है, सारा कुछ एनालाइज कर सकते थे। चलिए एक एक करके प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में नौपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? बुर्जहोम है, मेहरगढ़, कोल्डिहुआ या बेलारी? भारतीय उपमहाद्वीप में पूछा गया है, भारत में नहीं पूछा गया, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में। तो नौपाषाण काल का होना चाहिए पहला टर्म तो ये है, और वो सबसे पुराना होना चाहिए, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान देना है। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर हो गया आंसर बी इसका, मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ में ही नौपाषाण कालीन जो है सबसे पुराना पुराना बस्ती देखने को वहाँ पे मिला है। लगभग देखेंगे तो मेहरगढ़ में जो है 7,000 वर्ष पुराना वहाँ पे कृषि का साक्ष्य भी हमको मिला है। अच्छा, ये बुर्ज होम जो दिया है ऑप्शन में, ये भी नौपाषाणी कालीन पूरा स्थल ही है, ठीक है। लेकिन सबसे ये पुराना नहीं है। और बुर्ज होम से देखेंगे तो आपको गर्तावास वगैरह यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे कुल्डी हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश में है, आपको इलाहाबाद के करीब, इलाहाबाद में स्थित है ये। और ये भी एक नौपाषाण कालीन ही स्थल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको ये चावल का यहाँ पे प्राचीनतम साक्ष्य मिला। अगर पूछा जाता है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है तो आप कुलडीवा आंसर करते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? 1923 में, 24 में, 25 में या 22 में? देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1924। देखिए 1924 में ही एक बार मात्र महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और वो जो है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन था। चूंकि आप सभी को पता है कि 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक और डाटा दिया है, 1923। 1923 में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और इस समय जो अध्यक्षता किए थे कांग्रेस के, वो थे आपको अबुल कलाम आजाद। 1925 की बात करेंगे तो ये 41वां अधिवेशन था कांग्रेस का,
और इस 1925 के अधिवेशन में जो है सरोजनी नायडू, जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था, उसमें ये अध्यक्षता की थी। अब देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए 1925 में जिस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया, ये जो है कहाँ पे किया गया था, तो आप बताते कानपुर, ठीक है। ये 24 वाला पूछा जाता है आपसे, तो ये कहाँ हुआ, बेलगांव में हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी वाला ये बेलगाम में आयोजित हुआ था। बाकी देखें 1922 है यहाँ पे, तो 1922 में जो है कांग्रेस का 38वां अधिवेशन हुआ था, और आप सभी को पता होगा 1922 वाला जो है ये गया में आयोजित किया गया था, गया बिहार में, और इसमें चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल से R37 कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या हड़प्पा। एक अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हड़प्पा। अब देखिए R37 क्या था, यानी एक मान लीजिए कि एक ऐसा कब्रिस्तान मिला जहाँ पे मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है और उसके साथ मान लीजिए 37 प्रकार की वहाँ पे वस्तुएं रखी गई है। पहले के लोगों का मानना होता था कि व्यक्ति मरने के बाद भी उसको चाहिए, जरूरत की चीजें चाहिए, जो जो उसको पसंद था उसके साथ उसको दफनाया जाता था, ठीक है। तो वैसे 37 प्रकार की वस्तु मिली और ऐसे में इसका नाम रख दिया गया R37, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, हड़प्पा से आपको मिला है, ठीक है। बाकी देखें यहाँ मोहनजोदड़ो वगैरह है, तो मोहनजोदड़ो के बारे में पता ही है, मृतकों का टिल्ला के नाम से भी जानते हैं। राखल दास बनर्जी इसके खोज करता रहे हैं, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो का खोज आपका 1922 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था। आखिर 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था क्यों इंपॉर्टेंट था, ठीक है, आंसर करें इसका। देखिए मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हो गया था, अंग्रेजों के साथ संधि हुआ था, होम रूल लीग से अलगाव हो गया था, या पूर्ण स्वराज की मांग। सही आंसर जो है आप लोग कर लिए होंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। मुस्लिम लीग के साथ जो है कांग्रेस एक बार फिर से आई थी। तो 1916 में क्या हुआ था, तो आपको मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस के साथ आ गई थी। 1916 में आप देखेंगे तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस में फूट कब पड़ता है, तो 1907 में कांग्रेस का ही विभाजन हो जाता है, ठीक है। वो लोग भी साथ में यहाँ पे आए थे, तो गरम दल नरम दल भी एक साथ आए थे, तो ऑप्शन ये भी होता, तो इसको भी आप सही कर सकते थे, ठीक। बाकी 1916 के कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, नाम याद रखेंगे, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य का चयन करना है। संलेखनापत्ति का उल्लेख जो है जैन धर्म में है। जैन धर्म पुनर्जन्म और क्रमवाद में विश्वास करता है। इसमें बताना है कौन सा आपको सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। चलिए इसका आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए संलेखनापत्ति का उल्लेख जो है आपको जैन धर्म में उल्लेख किया गया है। जैन धर्म में पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करता है, तो ये बात दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। संलेखना विधि आप सभी को पता ही होगा कि उपवास के द्वारा शरीर को त्याग करना, ठीक है, यानी उपवास करके अपने शरीर को त्याग करना, ये क्या है, संलेखना विधि है। अगला देखें, वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था। बंगाल का विभाजन था, प्राचीन स्मारकों के परीक्षण का अधिनियम, भुखमरी और अकाल का प्रसार, या तिब्बत का आगमन। देखिए प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वायसराय लॉर्ड कर्जन द मेन रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीज्म, ठीक है, जो एक्सट्रीज्म का ग्रोथ हुआ था, ठीक है, इसका मुख्य जो है कारण क्या था। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। मुख्य कारण क्या था उस समय का, बंगाल विभाजन, ठीक है। बंगाल विभाजन जो आपका 19 जुलाई 1905 को जिसका घोषणा किया गया था। देखिए ये भी प्रश्न पूछता था, बंगाल विभाजन का घोषणा कब किया गया है, तो आप याद रखेंगे 19 जुलाई 1905, ठीक है। इसके बाद देखें तो इसी को लेके जो है 7 अगस्त को जो है आपको 1905 को कलकत्ता में जो है बैठक हुई, और स्वदेशी आंदोलन का वहाँ पे जो है प्रस्ताव भी पारित किया गया। और आप सभी को पता होगा कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905। अब देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए बंगाल विभाजन जो है उसकी घोषणा कब की गई, आप उत्तर क्या करेंगे, 19 जुलाई 1905। आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन हो कब गया, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905, लॉर्ड कर्जन के समय। मुख्य वजह था कि जो बंगाल क्षेत्र था, ठीक है, अब बंगाल में देखेंगे तो उस समय का बंगाल और आज के बंगाल में काफ़ी फर्क है। आज का जो आपका बांग्लादेश है, ठीक है, और
आज का जो बंगाल है, बिहार, उड़ीसा, ये सब मिला के जो है ये बंगाल वाला पार्ट था। ठीक है। अब इसमें जो है काफी ज्यादा राष्ट्रीय एकता की भावना भी पनप रही थी, हिंदू मुस्लिम एकता भी काफी था, इसको विखंडित करने के तात्पर्य से ये जो है निर्णय लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है इसमें। निजामुद्दीन औलिया ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था, दिल्ली अभी दूर है। चौना खां गयासुद्दीन तुगलक के बचपन का नाम था। बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में स्टेटमेंट तो नहीं था, ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में था, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है। जौना खां गयासुद्दीन तुगलक के बचपन का नाम था, तो ये जौना खां जो है मोहम्मद बिन जो है आपको तुगलक, तो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का था, गयासुद्दीन तुगलक का नहीं था, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। तो ऐसे में आंसर क्या बन जाएगा, ना तो एक ना ही दो। पैरेलली आप लोग आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी की 11 सूत्रीय चेतावनी दी गई थी। इस चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है। देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उससे पहले 11 सूत्रीय जो मांग रखी गई थी, ठीक है, उसमें क्या था यही पूछा गया है। तो पहला देखिए यहाँ पे, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। देखिए रुपया डॉलर वाली बात तो उस समय थी नहीं। ठीक है। तो 11 सूत्रीय मांग में ये मांग जरूर थी कि भू राजस्व के दर को जो है कम किया जाए, 50%। राजनीतिक जो कैदी हैं, ठीक है, जिनके ऊपर जो है कोई आपराधिक गंभीर आपराधिक मामला नहीं है, उनको रिहा करना ये भी था। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा। ठीक है, आप लोग बी ही आंसर किए होंगे। खैर इनके मांगों को माना नहीं गया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है, बताना है इसमें से कौन सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया, राजा राम मोहन राय ने इसकी अगुवाई की। ठीक, ये बताना है कौन सा इसमें आंसर सही होगा। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए विलियम बेंटिंग के द्वारा ही सती प्रथा का अंत किया गया था और राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही हुआ था, तो एक रीजन भी सही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखें, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन है, अरविंदो घोष, भगत सिंह, ये किन षड्यंत्र से इनका नाम जुड़ा था, ये पूछा गया है। देखिए आंसर कीजिए आप लोग। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जो है काकोरी षड्यंत्र से इनका नाम जुड़ा हुआ था, तो एक का तो क्या बन जाएगा, दो। ठीक। सूर्यसेन, सूर्यसेन की बात करें तो ये चटगांव शस्त्रागार से इनका नाम जुड़ा हुआ था, तीन बन जाएगा। अरविंदो घोष, ये जो है अलीपुर बम मामला, और भगत सिंह का लाहौर षड्यंत्र से। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन बी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी के विषय में बताना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो अभी देखिए हम लोग हिस्ट्री का प्रश्न देख रहे हैं। इसका जन्म गोलकुंडा में हुआ था, वह मोहम्मद तुगलक का समकालीन था, वह तारीख फिरोजशाही का लेखक था। चलिए आंसर कीजिए। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए ये जियाउद्दीन बर्नी है, इसका जन्म गोलकुंडा में नहीं, इसका जन्म कहाँ हुआ था, आपका बुलंदशहर में। ठीक है, तो ये पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था, ये बिल्कुल ही बात सही है। ठीक है, तारीख फिरोज शाही का लेखक, ये भी बात जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए फतवा जहांदीरी भी इसके द्वारा लिखा गया था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 12। देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा जो है भारत से अलग हो गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935, उसी के अंतर्गत जो है बर्मा और भारत को क्या कर दिया गया, उसके शासन को पृथक कर दिया गया। चलिए
बाकी 1935 में तो बहुत सारी बातें थी। सबसे पुरानी इमारत को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करना है। 2.5 दिन का झोपड़ा, दिन पना है, फिरोज शाह कोटा नगर, अलाई दरवाजा। यानी इनको क्या करना है आपको, क्रमवार सजाना है कि पहले कौन हुआ उसके बाद कौन। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखिए यहाँ पे है। ठीक है, चलिए देखिए इसको, इसका आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, आप सभी को पता है। सबसे पहले यही हो जाएगा। इसके बाद ये दिन पनाह, ये तो हुमायूं के द्वारा बनाया गया था। फिरोज शाह कोटला नगर, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और अलाई दरवाजा, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब देखिए ये बनाया गया था आपको अलाउद्दीन के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिरोज शाह कोटला आप सभी को पता ही है, फिरोज शाह। ठीक है, और दिन पनाह ये जो है हुमायूं के द्वारा। और 2.5 दिन का झोपड़ा आपको पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए इनमें सबसे, अगर आपको क्रम पता है बिल्कुल आसानी से लगा सकते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले, तो एक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अलाई दरवाजा। ठीक है, तो अलाई दरवाजा इसके बाद बनेगा। तो ये तो कितने पे है, 4 पे, क्योंकि अलाई दरवाजा कुतुबुद्दीन के बाद अलाउद्दीन ही आएगा, खिलजी वंशाया था। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट आपका ये फिरोज शाह कोटला, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक का शासन रहा था। और लास्ट में आपको जो है हुमायूं का शासन आएगा। तो 3 और 2, 1 4 3 2, आसान सा प्रश्न था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, नहीं ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, 1 4 3 2। अगला प्रश्न देखिए, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च या खिलाफत आंदोलन? करो या मरो का नारा कब दिया गया था? देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही नारा दिया गया था आपको, करो या न रो। अब देखिए ये भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को जो है कांग्रेस का जो बैठक हुआ था बम्बई में, वहीं पे निर्णय लिया गया था। ठीक है, बाद में 9 अगस्त को जो है ऑपरेशन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के जो भी नेता थे उनको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। अब कुछ लोग जो है भूमिबद्ध होकर आंदोलन को जो है आपको आगे बढ़ाए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए, तो 8 अगस्त 1942 वाली डेट भी याद रखेंगे। अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार लगाना है। ठीक है, प्रांतों का गठन, घोड़ों को दागने की प्रथा जो है, मनसबदारी व्यवस्था, जजिया की समाप्ति। तो ये जो है कब कौन हुआ था ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, बाकी परेशान इतना होना नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करें इसे। देखिए प्रांतों का गठन जो है कब किया गया था, ये 1500 आपको 80 में। घोड़े को दागने की प्रथा की बात करें तो 1574 में। मनसबदारी व्यवस्था जो लाया गया था ये 1575 का था। और जजिया कर की समाप्ति ये 1564। यहाँ पे अब आप सीक्वेंस लगा सकते हैं। सबसे पहले 1564, तो 4 हो जाएगा। इसके बाद हो गया आपका 74, तो 2 बन गया। फिर आपका ये 3 और फिर 1, तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, 4 3 2 1, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस के विषय में बताना है आपको। एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला का प्रेम कथा के बारे में था मुद्रा राक्षस। प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवता और राक्षसों के बीच का संघर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। 2 आर्य कबीले के बीच सत्ता के संघर्ष के बारे में। अब आंसर आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ये मुद्रा राक्षस जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही राज दरबार में दूरबीन संधियों के बारे में यहाँ पे सारा उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में वितत का उल्लेख नहीं मिलता है। अच्छा प्रश्न है, आंसर करें इसका। देखिए आप आंसर कर लेंगे, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था, बात बिल्कुल ही सही है। सभा जो होता था वृद्ध और अभिजात लोगों का सभा होता था, और इसे मंत्रिपरिषद भी कहा जाता था। और ये जो समिति होता था आपका, ठीक,
समिति सामान्य जो है जनता के लिए होता था, और ये सभा जो होता है सामान्य जनता का होता था, सभा विशेष लोगों का होता था। ठीक। उत्तर वैदिक काल में विथत का उल्लेख जो है नहीं मिलता है, तो ये बात जो है क्या है आपका सही है। तो इस तरह से आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका सी ही बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेहरू रिपोर्ट में की गई सिफारिश नहीं थी। नेहरू रिपोर्ट के बारे में आप सभी को पता ही होगा। नागरिकों को परिभाषित करते हुए मूल अधिकार की मांग की गई थी। भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की दर्जा की बात की गई थी। गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया तक ही रहेगी। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया गया था। इसमें कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है, आप लोगों को क्लियरली दिख गया होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी यहाँ पे। ठीक है, देखिए नेहरू रिपोर्ट जो है 28 अगस्त आपको 1928 को, ये भी बात याद रखेंगे, नेहरू रिपोर्ट कब आया था 28 अगस्त 1928 को। और सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की बात यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं की गई थी। ठीक है, तो उसको अस्वीकार किया गया था, यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया था। बाकी सब यहाँ पे सही है। अच्छा, इसका बात जो है कब स्वीकार किया गया था सांप्रदायिक पृथक निर्वाचक मंडल का, तो ये आपका 1909 का जो मार्लेमिंटो अधिनियम था वहां पे इसको स्वीकार किया गया था, ये बात याद रखेंगे। बाकी सब सही है, डोमिनियन स्टेटस वगैरह की बात की गई थी। कथन और कारण बताना है। ठीक है, बाकी ऑप्शन वैसे ही हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम में मैं बार बार बोलता हूँ ध्यान देंगे, हो सकता है ऑप्शन ई आपको जो है सी में ट्रांसफर कर दिया जाए और सी को जो है ए में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बाकी इस टेस्ट सीरीज में ऐसे ही है। पहला देखिए क्या लिखा है, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया था। मैकालो को विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा भारत का वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक विकास करेगा। क्या इसलिए किया गया था अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित। ठीक है, ये प्रश्न संख्या आपका 19 है। देखिए ऑप्शन ये दिख रहा है, देखिए मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया था, बात बिल्कुल ही सही है। मैकाले को विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा भारत को वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक रूप से काफी आगे ले जाएगी, विकास करेगी, ये बात बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, देखिए ये अंग्रेजी शिक्षा के बारे में तो डिबेट का विषय है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल इस सोच के साथ इसको लेके नहीं आया गया था। देखिए अंग्रेजी शिक्षा लाने के पीछे अंग्रेजों का तो सिंपल एक पर्पस था कि उनके बातों को लोग समझे, उनके साथ मिलजुल के जो काम करने वाले यहाँ पे लोग जो है उनके साथ जो है। अब देखिए इतना सारा इतना बड़ा भारत को चलाना कुछ अंग्रेजों का बस का बात तो था नहीं, तो कुछ और अंग्रेज तो चाहिए उनको, तो दूसरा अंग्रेज बनाने के लिए यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा लाया गया। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। और इतना बात जान जाइए कि अंग्रेजी शिक्षा लाने के पीछे मुख्य वजह था कि यहाँ पे भारत में जो है अच्छे अच्छे क्लर्क मिले, उनके प्रशासनिक कार्यों में लोग यहाँ पे उनको सहयोग दे सके और आसानी से यहाँ पे शासन प्रशासन वो चला सके, ये उद्देश्य था। ये बिल्कुल उनका ध्येय और उद्देश्य नहीं था कि विज्ञान की प्रगति हो, तकनीक की प्रगति हो, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। प्रश्न संख्या 19 हो गया। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, किस मुगल बादशाह के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा औरंगजेब। देखिए औरंगजेब के समय जो है हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे ज्यादा थी। वैसे मनसबदारी प्रथा अभी हम लोग देखे थे, इसकी शुरुआत जो है अकबर के समय की गई थी, कब 1575 में। ठीक है, डेट को थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक, बाकी यहाँ पे शाहजहां के बारे में आप सभी को पता ही होगा। शाहजहां जो है मुगल स्थापत्य कला का, इनको स्वर्ण युग कहा जाता है, इनके समय खूब स्थापत्य कला की बात हुई। जहांगीर के समय चित्रकला वाली जो है खूब चित्रकारी हुई। आगे देखिए, भारत में एटाल परवाल भित्ति क्षेत्र स्थित है। अब देखिए 20 प्रश्न आपको हिस्ट्री के थे, और ये जिस फॉर्मेट में प्रश्न बनाए गए हैं बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको प्रश्न देखने को लगभग मिलेंगे। इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा हम लोग क्या देखें, एनालिसिस देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है टेस्ट का। हिस्ट्री में हम लोग क्या देखें कि मॉडर्न से जो है अधिक क्वेश्चन है, और टेस्ट पेपर में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं बात वही है। ठीक है, मिडाइवल और एनिशिएंट का प्रश्न जो है कम रहेगा। ठीक है, ये सारा एनालिसिस ऑलरेडी हम बता चुके हैं, वो दिख भी रहा है। तो देखिए टेस्ट एक प्रश्न होता है कुछ लोग का कि टेस्ट सीरीज कौन सा लगाना चाहिए, तो बिल्कुल वो टेस्ट सीरीज आपको लगाना चाहिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैच करता हुआ बनाया जाए। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम का कोई तैयारी और कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज कुछ और लेवल का बना रहे हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम का अपना एक नेचर होता है। ठीक है, देखिए भारत में एटॉल परवाल भित्ति के बारे में पूछा गया है।
ठीक है। एटॉल कोरल रीफ एरिया इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। एटॉल यानी वलयाकार जो है प्रवाल भित्ति के बारे में पूछा जा रहा है, और ये कहाँ? लक्षद्वीप में आपको देखने को मिलता है, तो लक्षद्वीप आंसर इसका कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण, संप्रेषण और वितरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्राकृतिक गैस की बात हो रही है। देखिए, वाई हुम द वर्क ऑफ प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस डन इन इंडिया, ये सब काम कौन करता है? ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, गेल या रिलायंस इंडस्ट्री। ये तो काफी आसान सा प्रश्न था, आप आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? गेल। ठीक है, ये गेल द्वारा जो है किया जाता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। चाहे तेलों का अन्वेषण का बात हो। अच्छा, तेलों का अगर अन्वेषण की बात होगी तो ये जो होता है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा होता है, और ओएनजीसी के द्वारा ये किया जाता है तेलों का अन्वेषण। ठीक है, लेकिन अगर प्रसंस्करण, संप्रेषण, वितरण की बात की जाए तो ये कौन काम करता है? गेल करता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से पहले से लेकर बाद की तिथियों तक दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन के क्रम को व्यवस्थित करें। केरल, मुंबई, अंडमान निकोबार और उड़ीसा। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का क्रम बताना है आपको। ठीक है, अब देखिए, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये दक्षिण पश्चिम की बात हो रही है, तो दक्षिण पश्चिम यही हो गया। तो ये दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है, ठीक है, इसका क्रम क्या होता है? पहले कहाँ आएगा, फिर कहाँ आएगा? तो आप देख के आप बता सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप। चलिए इसको जूम इन कर देते हैं हम। ठीक है, अब ऑप्शन भी आप सभी को दिख रहा होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले जो है ये अंडमान एंड निकोबार में 3 हो जाएगा। इसके बाद केरल तट पे, नेक्स्ट इसके बाद मुंबई, और लास्ट में ये उड़ीसा। उड़ीसा तो आपको पता ही है, कुछ यहाँ पे पड़ता है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? बी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ आता है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ये लगभग लगभग देखेंगे तो मई में, 20 मई के आसपास आ जाता है। इसके बाद देखेंगे तो केरल में 1 जून को जो है केरल में। ठीक है, उसके बाद अप्रॉक्स 9 जून को जो है आपको, 9 जून को लगभग मुंबई में, और उसके बाद आपको लास्ट में 10 जून तक आपको उड़ीसा में ये पहुंच जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं? ITCZ, जेट स्ट्रीम, अल नीनो या लानिनो। इसमें से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? देखिए, तो यहाँ पे आप लोग आंसर कर लेंगे, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चाहे बात करें ITCZ, जेट स्ट्रीम, अल नीनो, लानिनो, सब ये प्रभावित करते हैं। अगर ITCZ की बात करें, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये भी जो है प्रभावित करता है। इसके बाद देखेंगे तो जेट स्ट्रीम का प्रवाह भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। जो तिब्बत के पठार से ऊपर से चलने वाला जो जेट स्ट्रीम होता है वो भी काफी प्रभावित करता है। अल नीनो के बारे में, लाल नीनो की बात करें तो ये भी भारतीय मानसून को, अल नीनो जो है नकारात्मक इफेक्ट देता है और ला नीनो जो है सकारात्मक इफेक्ट देता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। पूछा गया है कि भारत का तमिलनाडु राज्य अपनी अधिकांश वर्षा मानसून किस शाखा से प्राप्त करता है? जो तमिलनाडु में अधिक वर्षा होता है उसके पीछे रीजन क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर है। अब देखिए, ये दक्षिण पश्चिम मानसून वाला बात हो गया। ठीक है, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा, उत्तर पूर्वी मानसून या पश्चिमी विक्षोभ। मैक्सिमम बारिश किसके कारण होता है, ये पूछा गया है। देखिए अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। तो बात किसकी हो रही है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु का लोकेशन आपको पता ही है। तो इसको सबसे ज्यादा जो है बारिश होता है आपको उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये मानसून की वजह से ज्यादा बारिश यहाँ देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
तभी हम लोग ज्योग्राफी का प्रश्न देख रहे हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट का नदी डेल्टा और नदी की घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है। प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। चलिए इसका आंसर कीजिए। देखिए बात हो रही है किसकी, एलुवियल सॉयल की। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी बोला जाता है। देखिए जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट के नदी डेल्टा और नदियों की घाटी में पाई जाती है। तो आप देखेंगे नदी घाटी जो गंगा का मैदान वगैरह है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी या आप डेल्टाई क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ये बात बिल्कुल ही सही है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है, ये भी बात सही है। और प्रति वर्ष जो बाढ़ आता है आपका, तो बाढ़ों के द्वारा जो निक्षेप छोड़ा जाता है नदियों के द्वारा, जो भी कचरा मलबा जो भी छोड़ा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, खादर भी बोलते हैं। ये बात क्या है, सही है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 27। गेहूं की फसल के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादक का क्षेत्र है। अच्छा प्रश्न, आंसर करें। गेहूं की फसल के बारे में देखिए, आप सभी को पता होगा कि इसके लिए सामान्य रूप से जो है 50 से 75, इसको अधिक बारिश की जरूरत होती नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही सही है। उत्तर पश्चिमी भारत गंगा सतलुज मैदान वाला गेहूं का उत्पादक क्षेत्र है, तो वहां पर खूब उत्पादन होता है, ये भी बात सही है। चलिए आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं गेहूं उत्पादन में जो है नंबर 1 राज्य कौन है, नंबर 2। ऑलरेडी हम बता चुके हैं करेंट अफेयर वाले जो है लेक्चर में। ठीक है, देखिए आप लोग प्ले लिस्ट पे चले जाइएगा और उसमें देखिए आपके काम का जो भी वीडियो है, जैसे मान लीजिए कुछ रिवीजन कराया गया है, ठीक है, उसके अलावा जो है माइंड मैप से रिवीजन कराया गया है, साथ साथ मैथमेटिक्स वगैरह का लेक्चर आप देखना चाहते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि मान लीजिए कि आपके लिए मैथमेटिक्स अलग होगा। आप नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हैं तो सारे एग्जाम के लिए नंबर सिस्टम का कंसेप्ट सेम ही होगा। तो वहाँ पे जो है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताए थे, वहाँ पे आपका मैथ और रीजनिंग भी बताया गया है। तो ये सब आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो, नहीं प्रॉब्लम है डायरेक्टली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो करंट अफेयर भी आपको घटना चक्र जो वार्षिकी आता है उससे बताया गया है, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं, वहाँ सारे चीजें चर्चा किया गया था। चलिए तो यहाँ पे दोनों ही सही था। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 28। ये परियोजना है और ये किस नदी पे है ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पे चमेरा परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना है, तिपाई मुख परियोजना, तिलैया परियोजना। आंसर करें आप लोग। देखिए चमेरा परियोजना जो है ये आपको रावी नदी पे बना हुआ है, और ये देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, एक है तो दो हो जाएगा। अब ये भी हो सकता था कि ये परियोजना कहाँ का है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कहाँ का है, हिमाचल का है। ठीक है, इसके बाद देखें तो ये दुलहस्ती परियोजना ये चेनाब नदी पे बना हुआ है, और ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, JNK। कौन आपको, तिलहस्ती परियोजना। तो दो का तो एक हो गया। अब ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ सी ही दिख रहा है जी, यहाँ पे दो एक दिख रहा है, तो ऑप्शन तो सी बन जाएगा। बाकी देखें अगला जो है आपका तिपाई मुख परियोजना, ये जो है बराक नदी पे मणिपुर में बना हुआ है, तो ये 4 हो जाएगा। और लास्ट है तिलैया परियोजना। तो तिलैया जो है ये बराकर नदी पे झारखंड में बना हुआ है। तो तिलैया कहाँ पे है, बराकर नदी पे। और ये कहाँ पे, झारखंड में। और ये बराक नदी पे कहाँ पे है, ये आपका मणिपुर में। चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी ही बनेगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 29। देखिए सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है, एक तरफ खनिज है एक तरफ स्थान है। चलिए ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा। मैग्नीज, हीरा, तांबा, अब्रक ये कहाँ पाया जाता है। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। अगर बात करें मैग्नीज का, ठीक है, तो ये तो आपको बालाघाट, ये आपको महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में जनरली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीज जो है बेलारी में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा आपका ए का जो हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, हीरा के लिए पता ही है आपको पन्ना वाला क्षेत्र है। ठीक है, तांबा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपको छिंदवाड़ा, और अभ्रक जो है ये हजारीबाग। 3 1 2 4 ऑप्शन ए में ही दिख रहा है।
हीरे का उत्पादन के लिए पन्ना जो है, ये पन्ना कहाँ पड़ता है आपको? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तांबा के बारे में आपको पता ही होगा कि तांबा सिंहभूम झारखंड के क्षेत्र में, खेतड़ी राजस्थान में, ये सब आपको मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में ये सब देखने को मिलता है। अभ्रक जो है आपका झारखंड हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है। और कोडरमा जो है आपको विश्व के सबसे बड़ी अभ्रक की मंडी भी है। अगला देखिए, गैस विद्युत परियोजना है और इनकी अवस्थिति है, ये बताना है कहाँ पे है। कवास है, औरैया है, कैथलगुंडी और मैथान। तो एक कवास जो है आपका गैस विद्युत परियोजना, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए कवास जो है ये गुजरात में, तो ये का दो होगा। ठीक है। औरैया, औरैया जो है उत्तर प्रदेश में। कैथलगुड्डी ये असम में। और मैथान ये हो जाएगा झारखंड। 2143, 2143 ऑप्शन बी में है। अगला देखिए, एल्युमिनियम कंपनी है और उनकी स्थिति बतानी है। बाल्को है, हिंडाल्को है, इंडियन एल्युमिनियम है या नेशनल एल्युमिनियम है। ठीक है। देखिए सबसे पहला है बाल्को, आंसर आप लोग कर रहे होंगे। बात किसकी हो रही है? बाल्को की। तो ये जो बाल्को है, इसका लोकेशन जो है देखेंगे, ये कोरबा में हो जाएगा। ठीक है। एक है तो दो बनेगा। और हिंडाल्को की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रेणुकूट में, तो ये चार हो गया। इंडियन एल्युमिनियम, इंडियन एल्युमिनियम आपका हीराकुंड। और नेशनल एल्युमिनियम हो जाएगा आपका, नेशनल एल्युमिनियम हो जाएगा, इसमें क्या बचा? कोरापुट। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग को ध्यान रख लेना चाहिए। जैसे बात हो रही है अगर बाल्को की, ठीक है, तो बाल्को जो है ये इसका स्थापना कब हुआ ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। 1965 में। कहाँ पे हुआ? ये कोरबा में। कोरबा कहाँ पे आपको? तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दूसरा देखें, बात करें हिंडाल्को की। ठीक है। अगर हिंडाल्को की बात करेंगे तो ये एल्युमिनियम के लिए उत्पादन के लिए है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में है। ठीक है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में। ये आपको यूपी में है। ठीक। और बात करें अगर इंडियन जो है एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की, यानी आपको इंडल की बात करें, तो इसके बारे में हम लोग बात किए थे कि हीराकुंड, ये हीराकुंड कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा में। और एक लास्ट यहाँ पे था आपका नेशनल एल्युमिनियम। ठीक है। तो इसके बारे में बात हुई थी ये कोरापुट में। चलिए, तो ये कोरापुट में नेशनल एल्युमिनियम यानी नालको की बात हो रही है। देखिए ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता था आपको, नालको। ठीक है। तो नालको जो है उड़ीसा के जो है कोरापुट जिला में आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये अपघर्षण क्रिया क्या है? रेत के कणों का बहना, कठोर पदार्थों का काटना, पदार्थों के रूप में परिवर्तित करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अपघर्षण यानी किसके बारे में पूछा जा रहा है आपको? एब्रेशंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए कठोर पदार्थों को काटना, यह क्रिया कहलाता है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया आपको समुद्री बंदरगाह है और राज्य है, इसको सुमेलित करना है। और देखिए सुमेलित करने वाला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अलेप्पी है, एन्नौर है, पारादीप है, काकीनाडा है। तो देखिए अलेप्पी, अलेप्पी हो जाएगा केरल में, तो एक है तो तीन होगा। ठीक है। एन्नौर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। पाराद्वीप आपका बन जाएगा ये उड़ीसा। अ, काकीनाडा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। देखिए पूछा गया निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाना है। ठीक है। दक्षिण से उत्तर। अब आपको तो पता ही होगा कि अब ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है आपको, पहले नीचे फिर ऊपर, ऐसे करके बताना है। नीलगिरी है, कार्डमम है, पालनी है, अन्नामलाई है। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे नीचे जो है इसमें अन्नामलाई ही आ जाएगा। अच्छा, इसमें दक्षिण से उत्तर सजाना है ना, तो इसमें सबसे पहले नीलगिरी ही आ जाएगा सबसे नीचे। ठीक है। सबसे नीचे नीलगिरी पहले। तो ऑप्शन जो है, 1 मिनट, ये आपका आ जाएगा
कार्डमम सबसे नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो कार्डमम हो जाएगा। इसके बाद आपका अन्नामलाई, और नेक्स्ट जो है ये पालिनी, और इसके बाद नीलगिरी। नीलगिरी सबसे बाद में। ठीक है, कार्डमम जो है इसको इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, केरल तमिलनाडु में स्थित है, दोनों में ये। ठीक है, तो ये सबसे ही पहले हो जाएगा उधर। तो ऐसे में ऑप्शन तो 2 3 4 1 यही दिख रहा है ऐसा। अगला क्वेश्चन देखें। जो सागर अन्य से भिन्न है वो क्या है? काला सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर या लाल सागर? चलिए, इसका आंसर आप लोग कर लिए होंगे। अन्य से अलग बताना है, तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी। जैसे कैस्पियन सागर तो एशिया का झील है, ठीक है, काफी बड़ा है ये, और ये मध्य एशिया में लगभग देखने को मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा झील है क्षेत्रफल का अगर हिसाब से बात करेंगे तो। ठीक है, बाकी देखें अगर, तो काला सागर जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप के मध्य स्थित है। पीला सागर प्रशांत का हिस्सा है, चीन के पूरब में पीला सागर देखने को मिलेगा। लाल सागर हिंद महासागर का एक भाग है जो एशिया और अफ्रीका में है। तो ये थोड़ा सा आपको अलग हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी में ऊंचावच है? पर्वत, पठार, नीचे दिए कूट में कौन सा सही है ये बताना है। अब देखिए, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अगर ये आपको बात पता हो, ठीक है, तो आप आंसर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन सी बन जाएगा, पर्वत, पठार, मैदान सब इसी में आ जाएगा। प्रथम श्रेणी के ऊंचावच में जो है किसको रखा जाता है? महाद्वीप, ठीक है, तथा महासागर के बेसिन को रखा जाता है। महाद्वीप और महासागर बेसिन को। इसके बाद द्वितीय श्रेणी में आपका पर्वत, पठार हो गया, मैदान हो गया, ज्वालामुखी। ठीक है, अंतर्जात बल के द्वारा जो भी भूमिगत संरचना आपको देखने को मिलता है सारा इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, और ये जो भी संरचना आपको देखने को मिल रहा है सब अंतर्जात बल कहीं क्या है, कमाल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली आंतरिक स्थलाकृतियां सील और डाइक किस प्रकार की चट्टाने से बनती है? ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली आंतरिक स्थलाकृतियां। देखिए, अब ज्वालामुखी आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन भी किया गया है। ज्वालामुखी क्रिया होती है तो कुछ ज्वालामुखी जो है, ये मान लीजिए आपका अर्थ हो गया, तो अर्थ के अंदर ही कुछ कुछ शेप बनाते हैं, ठीक है, अंदर ही ठंडा होके। तो ये सब में सील और डाइक होता है। तो किस प्रकार की है ये आपको बताना है। तो देखिए, अंतर्वेदी मध्यवर्ती चट्टान ही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, ये 37 हो गया, 38 देखते हैं। प्रमुख गर्त है और महासागर है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ गर्त है और एक तरफ महासागर है। एल्यूशियन गर्त है, टोंगो गर्त है, प्लूटोरिका गर्त है और सुंडा गर्त है। ठीक है, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है, आंसर करें आप लोग। देखिए, एल्यूशियन गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर, ये तो सही है। टोंगो गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये भी सही है, टोंगा। प्लूटोरिका गर्त ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी नहीं है, ये उत्तरी में है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत बन जाएगा। सुंडा गर्त हिंद महासागर में, ये सही है बिल्कुल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इल तरंगों का खोज एच डी लव विद्वान ने की थी। भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता भूकंप अधिकेंद्र पे होता है। इस तरंगे द्वितीय तरंगे कहलाती है। ठीक है, देखिए आंसर देखते हैं यहाँ पे। इल तरंगों की खोज की बात करेंगे तो एच डी लव के द्वारा ही किया गया था। इल तरंग जो है लंबी अवधि वाला तरंग होता है। धरातलीय तरंग भी इल तरंगों हम लोग बोलते हैं। ये बात सही है। भूकंप की सर्वाधिक जो है अगर बात करेंगे तो तीव्रता भूकंप अधिकेंद्र ही होता है। ठीक है, ये भी सही है। और इस तरंगे जो है द्वितीय तरंगे कहलाती है। तो सारा कुछ ही यहाँ पे सही है। देखिए, तरंगों को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा पी, एस और एल। यही जनरली आपको 3 प्रकार का तरंग देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरंग को हम लोग द्वितीय तरंग में काउंट करते हैं। ठीक है, चूंकि पी तरंग के बाद ये प्रकट होती है तो इसको हम लोग द्वितीय में रखते हैं। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या बन सकता है? डी। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। तो अभी देखिए हम लोग ज्योग्राफी का प्रश्न देख रहे हैं। तो ज्योग्राफी का रेंज जो है थोड़ा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, आपका इंडियन ज्योग्राफी है, कुछ आपका स्पेशल स्टेट स्पेशल भी एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। चावल का कृषि विश्व में 45 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच होता है। अब अक्षांश आपको पता ही होगा। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। ये 45 डिग्री जो है आपका नॉर्थ हो गया।
ये 45 डिग्री साउथ हो गया था। क्या ये क्षेत्र में चावल का खेती किया जाता है? दूसरा, भारत में आंध्र प्रदेश और गुजरात में वर्ष भर चावल की 3 फसलें बोई जाती है। चावल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। चलिए इसको अब थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, आप लोग आंसर करें। ये प्रश्न संख्या 40 है अपना। देखिए, चावल की खेती की बात करें तो 45 डिग्री उत्तर से लेके 45 डिग्री दक्षिण, चूंकि बारिश और इस रीजन में ज़्यादा होता है तो चावल के लिए बारिश का मात्रा चाहिए, तो ऐसे में ये तो सही हो जाएगा। ठीक है। औसत तापमान जो है लगभग 25 डिग्री चाहिए और बारिश जो है 100 डिग्री, 100 नहीं, 100 डिग्री नहीं, 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। तो ये पहला तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता भी होती है, ये भी बात सही है। ठीक है। ये भारत में आंध्र प्रदेश गुजरात में वर्ष भर चावल की 3 फसलें बोई जाती है, ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। भारत में गुजरात तो होगा ही नहीं। भारत में असम हो गया आपका, पश्चिम बंगाल। ठीक है। यहाँ पे जो है 3 जो है फसलें चावल का बोया जाता है, एक शरदकालीन, एक जो है शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका गलत था। चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपका जहाज निर्माण कारखाना है, ठीक है, और एक तरफ इनका केंद्र है। चलिए आंसर कीजिए, तो फैक्चुअल सा प्रश्न है। ठीक है। देखिए, कोचीन शिपयार्ड है, मझगांव है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, हुगली है। देखिए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ये कोची केरल में ही है, तो ये तो ऑप्शन इसमें कोची हो जाएगा 4। मझगांव जो है डकयार्ड लिमिटेड, ये जो है मुंबई महाराष्ट्र में, ये 3 हो गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये विशाखापट्टनम आपको आंध्र प्रदेश में, 1 हो जाएगा। डकयार्ड लिमिटेड, ये हो जाएगा आपका कोलकाता में। तो 4-3-1-2 और 4-3-1-2 ऑप्शन बी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जापान है, वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। देखिए, तो ये जो यहाँ पे राइट साइड दिया है, ये सब चक्रवात वगैरह है, जो तबाही वगैरह लेके आता है। तो हर एक क्षेत्र में अलग अलग नामकरण भी होता है। ठीक है। देखिए, जापान की बात करेंगे अगर, तो ये बिल्कुल ही सही है, जापान में टाइफून आता है आपको, वेस्ट इंडीज में हरिकेन, संयुक्त राज्य अमेरिका में विली बिली और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं, बात सही है। ये तीसरा यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। विली बिली जो है ये उष्ण चक्रवात है और ये ऑस्ट्रेलिया के तट पे आता है, तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं होता, यहाँ पे ये गलत हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ठीक है। ये बहिर्वेदी यहाँ पे दिया है, ध्यान से पढ़ेंगे। ग्रेनाइट हो गया, डोलेराइट, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट। देखिए, ज्वालामुखी आपको पता है कि ये मान लीजिए अर्थ हो गया, ज्वालामुखी का कहीं उद्गम हुआ। ठीक है। ये जब ठंडा होता है तो ठंड होने के बाद क्या होता है, चट्टानों का निर्माण जो है धारण कर लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली पूछा गया है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण, आंसर क्या हो जाएगा, बेसाल्ट चट्टान जो है इसी का उदाहरण है। ठीक है। चलिए, तो बेसाल्ट जो है आप सभी को पता ही होगा कि किसका उदाहरण है, ये बहिर्वेदी का उदाहरण है। अगला देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे 3 और ऑप्शन है, इसके बारे में भी जान, जैसे ग्रेनाइट है, डोलेराइट है और आपका पेग्मेटाइट है। ये जो है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब यही क्वेश्चन चेंज करके पूछ दिया था अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, तब आपका आंसर क्या हो जाता है, ए, बी और सी हो जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? व्यापारिक और पछुआ पौने कोरियास जो कोरियोलिस बल से प्रभावित होती है। स्थानीय पवनों का एक निश्चित दिशा भी होता है। ठीक है, इसमें आंसर बताना है। व्यापारिक और पछुआ पौने कोरियोलिस बल के प्रभावित होती है, बिल्कुल ही बात क्या है, ये सही है। ठीक है। स्थानीय पवनें एक निश्चित दिशा में होती है। देखिए, स्थानीय पवनें की अगर बात किया जाए तो इसका दिशा कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है। ये आपको जलवायु और तापमान की दशाओं के आधार पर इसका एक दिशा होता है, तो दिशा फिक्स नहीं होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, केवल एक यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। इटली का एटना ज्वालामुखी सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसमें कौन सा कथन सही है, बताना है। देखिए, ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, आंसर करें इसका।
देखिए इटली का जो है विसुवियस ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है। म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है। अब मृत ज्वालामुखी वगैरह आपको पता ही होगा कि जहाँ एक बार ज्वालामुखी का कभी उद्गार हुआ उसके बाद कभी दोबारा नहीं। अभी इटली का एटना ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। सियाल परत की प्रकृति अम्लीय होती है, सीमा परत की प्रकृति क्षारीय होती है, बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए सियाल पर्वत की प्रकृति जो है अम्लीय होती है, बिल्कुल सही बात है। सीमा पर्वत ये क्षारीय होती है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि जो सीमा परत में आप देखेंगे, ठीक है, अभी सियाल और सीमा आपको समझ में नहीं आया होगा कुछ लोगों को। देखिए तो यहाँ पे ये देखिए सीमा और सियाल, यानी जहाँ सिलिकम मैग्नीशियम का लेयर पाया जाता है, ठीक है, सियाल सिलिकम एल्युमिनियम का लेयर आप सभी को पता होगा। ठीक है। तो सियाल में देखेंगे तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय ही होती है। ठीक है। सीमा वाले क्षेत्र में देखेंगे तो मैग्मा का उपस्थिति ज़्यादा होता है और इस कारण जो है इसका क्या होता है, प्रकृति क्षारीय होता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। उत्तरी हिंद महासागर में ग्रीष्मकाल के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून जलधारा प्रभावित होती है। उत्तरी हिंद महासागर में शीतकाल के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून जलधारा प्रभावित होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे आंसर जो है आप लोग कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उत्तरी हिंद महासागर में ग्रीष्मकाल के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून जलधारा प्रवाहित होती है और उत्तरी हिंद महासागर में शीतकाल के दौरान उत्तरी पूर्वी मानसून, दोनों ही सही है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा असंगत है, एक तरफ जल संधि है और एक तरफ उपनाम है। इसमें गलत कौन है ये ढूंढना है आपको। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार इसको बोलते हैं। बाब अल मंदेव को आंसुओं का द्वार, डोबर को विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि, पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। देखिए 48 है। देखिए तो यहाँ पे जिब्राल्टर जो है जल संधि जो है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार इसको बोलते हैं और ये स्पेन और मोरक्को के बीच ये देखने को मिलता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। बाब अल मंदेव की बात करेंगे तो ये जल संधि यमन और जिबूती के मध्य है और आंसुओं का दीवार के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये पाक जनसंधि आपको पता है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। यहाँ पे गलत ऑप्शन ढूंढना था और वो ऑप्शन आपका सी ही है। ठीक है। डोबर, डोबर जो है विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि, विश्व की जो है सबसे चौड़ी जलसंधि डेविस जलसंधि है। कौन है ये भी नाम याद रखेंगे, डेविस। ठीक है। तो ये डेविस जलसंधि जो है विश्व की सबसे चौड़ी है जलसंधि। ठीक है। और ये फ्रांस और यूके को अलग करती है, ये भी बात थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो ये देखिए हम लोग प्रश्न संख्या 21 से लेके ज्योग्राफी का प्रश्न देख रहे हैं। ब्लू नील और श्वेत नील का संगम उत्तरी सूडान के देश खार्तून स्थान पर होता है। ओरनिको नदी वेनेजुएला की सबसे बड़ी नदी है। वोल्गा नदी भूमध्य सागर में गिरती है। कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा। देखिए पहला बिल्कुल ही सही है, ब्लू नील की बात करें और श्वेत नील की, तो इनका संगम जो है उत्तरी सूडान में खार्तून नगर पे ही होता है। ठीक है। और इसके बाद नील नदी का निर्माण हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो ये ओरनिको वेनेजुएला की सबसे बड़ी नदी है। वोल्गा नदी भूमध्य सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है, ना कि भूमध्य सागर में। ये आपका गलत था। तो आंसर आपका सही कौन बन जाता है, ऑप्शन सी। अगला आंसर करें। निम्नलिखित कथनों विचार करना है, बताना कौन सा कथन इसमें सही है। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोण पे होती है तब पृथ्वी पर निम्न ज्वार आते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में होती है तब पृथ्वी पर उच्च ज्वार आता है। बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए ज्वार और भाटा वाली केस आपको पता है, या उच्च ज्वार निम्न ज्वार की यहाँ बात हो रही है। देखिए जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो दोनों का आकर्षण शक्ति एक साथ मिल जाता है और इसके कारण ज्वार की क्षमता क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन तो सही हो जाएगा कि पृथ्वी और जब सूर्य जो है आपका, सूर्य और चंद्रमा एक सीध रेख में हो जाते हैं तब ज्वार उच्च ही आएगा। ठीक है। और सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जब समकोण पे होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ चंद्रमा है और यहाँ आपको सूर्य हो गया,
ठीक है, तो स्थिति कैसा बन गया, समकोण का ही बन गया। तो ऐसे में निम्न ज्वार आता है, दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 51। तो ये हम लोग ज्योग्राफी का प्रश्न देख रहे थे, अब हम लोग राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रश्न देखते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? विधायी है, प्रशासनिक है, न्यायिक है या व्यक्तिगत अधिकार है? देखिए, अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है ये विधायी ही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको पता है कि राष्ट्रपति के लिए बात किया गया आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 में पढ़ेंगे तो इसमें राष्ट्रपति को कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया कि अध्यादेश को जारी कर सकता है, और ये विधायी अधिकार है। अब कब कब अध्यादेश जारी किया जा सकता है? कंडीशन नंबर फर्स्ट सुन ले यहाँ पे ध्यान से, जब संसद के दोनों सदन या एक सदन सत्र में न हो तब ये जारी कर सकता है। ठीक है, अभी आप लोग कुछ दिन पहले देखे थे कृषि बिल, ठीक है, संसद का दोनों सत्र उसमें सत्र में नहीं था और उस समय कृषि बिल जो है अध्यादेश के रूप में जारी किया गया था। ठीक है, नंबर 2, सरकार के समकक्ष आकस्मिक परिस्थिति अगर विद्यमान हो तब भी जारी किया जा सकता है। नंबर 3, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण में की तत्काल आवश्यकता है तब ये कर सकता है, और इशारा जो है इसकी विधायी शक्ति है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। विपक्ष के नेता को वर्ष 1969 में पहली बार मान्यता मिली। वर्ष 1962 में शून्यकाल की शुरुआत हुई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिए, विपक्ष के नेता को वर्ष 1969 में पहली बार मान्यता मिली, ये बात सही है। ठीक है, और 1962 में शून्यकाल की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, शून्यकाल का टाइमिंग क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भाषा का एकाधिकार शक्ति के अंतर्गत आता है? राज्य भाषा का एकाधिकार यानी राज्य भाषा का ही केवल और केवल अधिकार है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, नई अखिल भारतीयों का सेवाओं का सृजन, प्रधानमंत्री या मंत्री के नियुक्तियों के संदर्भ में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अभी तक। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। ठीक है, अखिल भारतीयों, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का केवल एकाधिकार किसको है? राज्यसभा को ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे कथन कारण दिया गया है। पहला देखिए, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए, तो यहाँ पे ए भी सही है और आर भी सही है। ई आर का एक्सप्लेनेशन ए का हो रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। यही बात मैं बता रहा था। यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था पिछली बार, आप देख सकते हैं उस पेपर को जाके, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा बात बार बार क्यों बोल रहा हूँ। तो ऐसा किया जा सकता है ऑप्शन के साथ, मैं बार बार बोलता हूँ, आप गलत करके नहीं आएंगे। ठीक, तो 54 का जो है आपका ऑप्शन सी ही बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पे बने रह सकते हैं। बात हुई है किसकी? उच्चतम न्यायालय की। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो मैक्सिमम जो है 65 वर्ष की आयु तक ये बने रह सकते हैं अपने पद पे। ठीक है, अनुच्छेद जो है 124(2), 124(2) पढ़ेंगे तो यहीं पे क्लियरली लिखा गया है कि न्यायाधीश के अधिकतम 65 वर्ष तक वो अपने पद पे बने रह सकते हैं। जहां तक बात है, अगर पूछा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश का न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु का कोई व्याख्या नहीं है, कोई निर्धारण नहीं है। हाँ, कंडीशन जरूर है कि किस कंडीशन में आप बन सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं? अब राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है तो कौन भाग लेगा इसमें? लोकसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित। आंसर करें, अच्छा प्रश्न है। देखिए, आप लोग आंसर कर भी लिए होंगे। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा राज्य व्यवस्था में शब्दों का भी खेल होता है। यहाँ पे लोकसभा में दिया है मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, चाहे किसी भी जो है सभा के हों, तो ये तो गलत हो गया। लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हो पार्टिसिपेट करते हैं, विधानसभा के भी और राज्यसभा के भी करते हैं, विधान परिषद के लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे 2, 3, 4 ऑप्शन डी में है। ठीक है, और आपको पढ़ना है अगर क्लियरली की पूरे डिटेल में तो अनुच्छेद 54 पढ़ ले। ठीक है, वहां पे जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया। प्रश्न ऐसे पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया, आप क्या आंसर करते? अनुच्छेद 54।
चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 57। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये मूल कर्तव्य में अपना क्रम वरीयता का स्थान कौन रखता है? अब देखिए, मूल कर्तव्य मूल अधिकार दोनों अलग अलग चीजें। मूल कर्तव्य बाद में ऐड किया गया था, उसमें आप सभी को पता ही है कि 11 टोटल आपका मूल कर्तव्य है। उसमें कौन से नंबर का है ये पूछ रहा है, पहला, दूसरा, चौथा या तीसरा? ये नंबरिंग वाला तो जनरली प्रश्न पूछा नहीं जाता है, बट चलिए पूछा गया है। तो सीक्वेंस में देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चौथा। ठीक है। अगर बात करें मूल कर्तव्य की, तो ये आर्टिकल 51 के क में, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, अनुच्छेद 51 के क में भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए कर्तव्य निर्धारित किया गया है। ठीक है। उसमें देखेंगे तो पहले नंबर पर लिखा है कि संविधान का पालन करना है, आदर्श और संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना है। ठीक है। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, उनको पालन करें। ठीक है। स्वतंत्रता के लिए जो है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श है उनको हृदय में संजोए रखें। और तीसरे नंबर पर बात लिखा हुआ था कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना है। और चौथे नंबर पे बात लिखा हुआ था कि देश की रक्षा करना है और आह्वान किए जाने पे राष्ट्र की भी सेवा करना है। तो ऐसे ऐसे टोटल 11 बात लिखा हुआ है। उसी में 11वां नंबर बात बाद में ऐड किया गया था, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, नंबर 11 वाला। और इसमें क्या है विशेष कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता उनको क्या करे, शिक्षा का अवसर दे, ये उनका कर्तव्य है। और ये बाद में ऐड किया गया था, कब? 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, इस समय ये ऐड किया गया था। अगला देखें, भारतीय संविधान की संघीय विशेषता कौन सी है? तो भारत तो राज्यों का संघ है, लेकिन इसमें संघीय विशेषता पूछा गया, क्या सशक्त केंद्र है, संविधान की सर्वोच्चता है, राज्यपाल की नियुक्ति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन। ठीक है। चलिए देखिए, ये जूम इन कर देते हैं, ऑप्शन देखिए आप सभी को दिख रहा होगा, आंसर करें। संघीय विशेषता कौन है? सही उत्तर यहाँ पे बताना है। देखिए तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? देखिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, बात सही है, ठीक है, लिखित संविधान भी होना चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति भी है, ठीक है, शक्तियों का विभाजन भी है। तो यहाँ पे देखेंगे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें, तो इसमें आंसर कौन सा बन जाएगा आपका? देखिए, संविधान की सर्वोच्चता तो हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बन जाएगा इसमें से 2, 3, 4, 5 कहीं तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें 2, 3, 4, अच्छा 1 मिनट। देखिए, सशक्त केंद्र कहाँ होता है? तो ये तो होता है आपको एकात्मक व्यवस्था में, ये एकात्मक में होता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति की अगर बात करें तो ये भी एकात्मक व्यवस्था को दर्शाता है, राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये भी जो है आपको एकात्मक व्यवस्था को दिखाता है। बाकी 2, 4, 5 संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, ये संघीय विशेषता का है। तो 2, 4, 5, 2, 4, 5 ऑप्शन बी में दिख रहा है। अगला देखिए, देश है और स्रोत है, कौन से स्रोत किस देश से लिए गए हैं? आसान सा प्रश्न है। देखिए, ब्रिटेन है, आयरलैंड है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है। ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें ली गई है, उसमें देखें तो आपको विधायी प्रक्रिया भी ली गई है, ठीक है। इसके अलावा संसदीय शासन हो गया, एकल नागरिकता हो गया, परमाधिकार लेख हो गया, ठीक है। तो एक का तो 2 हो गया। आयरलैंड यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। और आयरलैंड से आप सभी को पता ही है, नीति निर्देशक तत्वों की बात हो, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की बात हो, या राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राज्यसभा में मनोनीत सदस्य 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कनाडा में अवशिष्ट विषय केंद्र के पास रहेगा ये, और ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावना की भाषा शैली, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 60। देखिए, तो अभी हम लोग राज्य व्यवस्था का प्रश्न देख रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है? स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, स्थगन प्रस्ताव केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है। अब दोनों जगह केवल केवल यहाँ पे वर्ड लगा, तो ये तो क्लियर है कि दोनों तो सही नहीं होगा, ठीक है। देखिए, सही यहाँ पूछा गया है
तो स्थगन प्रस्ताव की बात करेंगे तो लोक महत्व के विषय पे ये शीघ्र कार्रवाई के लिए संसद के किसी सदन को पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है कि केवल लोकसभा में या केवल राज्यसभा में, तो ऐसे में तो दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जहां भी केवल स्टेटमेंट दिख जाए, आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, गलती की चांस वहां पे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये स्थगन प्रस्ताव जो है कोई भी लोक महत्व का विषय हो तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, अब ऐसे करने के लिए जो है कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन का आवश्यकता होता है। तो ऐसे में दोनों गलत हो गया और दोनों गलत है, तो आंसर कौन बनेगा? डी ही बनेगा, ना तो एक ना ही दो। राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट दिया गया है, देखिए। अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग सांसद द्वारा पारित विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक हो तब किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, वीटो की बात करेंगे तो वहां पे एक एब्सोलूट जो है वीटो की बात की है, संस्कृत वीटो यानी अत्यंतिक निषेधाधिकार है, निलंबित अधिकार है। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे केवल एक ही बनेगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 62। पूछा गया कौन सा कथन सही है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया। ऐसा मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य हो दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो सदन के दोनों सदनों में मतदान भी कर सकता है। इसमें से कौन सही है पूछा गया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा। चलिए, पहला जो है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बनाता है, 44वां नहीं था, ये कौन था? 42वां संविधान संशोधन था। यहीं पे बताया गया कि मंत्रिपरिषद को सुझाव राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। ठीक है, तो ये बात तो गलत हो गया। ऐसा मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य हो दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ही यहाँ गलत हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। कोई भी मंत्री है जो सदन के, मान लीजिए किसी एक सदन का सदस्य हो, तो उसके पास बोलने और दूसरे सदन में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन केवल उस सदन में ही मतदान कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दोनों सदन में मतदान कर सकता है, ये वर्ड क्या है? गलत है। ठीक है, मतदान नहीं कर सकता है, तो दोनों गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है और कार्य संचालन के संबंध में नियम भी बनाता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और कॉलेजियम की अनुशंसा पे करता है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। देखिए, इसमें सही बताना है आपको। तो राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है और कार्य संचालन के संबंध में नियम बनाता है। देखिए, विभागों का आवंटन कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो आपको क्या होगा? सही नहीं होगा। दूसरा जो है स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बाकी इसमें संशोधन अभी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी बन जाएगा। अगला देखिए, और इसके बारे में करंट अफेयर हम में बात किए थे, अभी चर्चा में है ये विषय। ठीक है, कि अब आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे चुना जाए। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अधिकरण को जोड़ा गया है? अधिकरण को जोड़ा गया कब? ये फैक्चुअल सा प्रश्न है। 42वें में या 44वें में, 61वें में या 69वें में? आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही आपको एक भाग यहाँ पे आपका जोड़ा गया और अधिकरण इसका नाम दिया गया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था? देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में शामिल था, बाद में इसको हटा दिया गया। ठीक है, मूल अधिकार से। तो ये 44वां संविधान संशोधन में हटाया गया था। ठीक है, और संपत्ति का अधिकार अब केवल आपका विधिक अधिकार ही रह गया है। और अभी के लिए ये संपत्ति का अधिकार कहाँ पे है? आपको आर्टिकल 300A में है, इसको ध्यान में रखेंगे थोड़ा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये समिति और अध्यक्षता है, तो ये आपको सुमेलित करना है। चलिए, ऑप्शन भी आप सभी को दिख रहा होगा। देखिए, कार्य संचालन समिति, राष्ट्रध्वज समिति, मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांतों की समिति या कोर्निशियल समिति। देखिए, कार्य संचालन समिति की बात करें तो के एम मुंशी हो जाएंगे, ए का 3।
ठीक है, आप लोग आंसर कर लेंगे। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति, ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये राजेंद्र प्रसाद एक में। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, ये बी पट्टाभी सीतारमैया, ये हो जाएगा ऑप्शन 4। और क्रेडेंशियल समिति, ये अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 3-1-4-2, 3-1-4-2 जो है ऑप्शन आपको डी में दिख रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 67। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी ट्रिफेड की स्थापना हुई थी। ट्रिफेड की स्थापना यहाँ पूछा जा रहा है। इंडियन ट्राइबल कोऑपरेटिव जो है मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, कब ये स्टेबल हुआ था? तो ये तो 1987 में बना है, फैक्चुअल सा प्रश्न था, तो याद रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय भंडारण निगम स्थापना 1957 में, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1985 में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ 1997 में। देखिए इसमें गलत बताना था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है आपको 1985 में नहीं हुई थी, ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1965 में, 1965। बाकी सब यहाँ पे सही है। अगला देखें, पनामा रोग से ग्रसित होने वाली फसल है आम, सेब, केला या लीची? पनामा रोग जनरली केला में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी ही बनेगा। केला का ग्रोथ इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वर्षा ऋतु की फसल कौन है इसमें? रबी है, जायद है, खरीफ है, या दोनों? ए और सी दोनों है। देखिए, तो इस पे इसके ऊपर एक आध प्रश्न हम लोग किए थे काफी एक्सप्लेन करके। देखिए यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन आपका सी, ठीक है। देखिए रबी फसल की बात करेंगे अगर, ठीक है, तो शीत ऋतु का फसल होता है, जैसे गेहूं, चना वगैरह, मटर, सरसों, ठीक है। जायद फसल की बात करेंगे तो ये ग्रीष्म ऋतु का फसल होता है, तरबूज, खरबूज इसमें देखने को मिलता है, ककड़ी, खीरा वगैरह। खरीफ फसल की बात करेंगे तो वर्षा ऋतु का फसल है ये, जैसे चावल हो गया, ज्वार हो गया, मक्का, बाजरा वगैरह। तो यही आपसे पूछा गया था। फलों का राज आम के संदर्भ में, ठीक है, ये जो है फलों का राजा आम के संदर्भ में बताना है। कौन सा इसमें सही है? देखिए आम का वानस्पतिक नाम जो होता है मैंगी मैंगीफेरा इंडिका, और यह एक एनाकार्डियस कुल का है। आम के वृक्ष में द्विलिंगी तथा एकलिंगी नर पुष्प के एक ही पेड़ पे पैदा होते हैं। आम का पका हुआ फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। सभी कथन सही है। देखिए आम का वनस्पतिक नाम देखे अगर तो मैंगीफेरा इंडिका ही होता है, तो ये तो सही है। और ये एनाकार्डियेसिस कुल से संबंध भी रखता है, तो ये तो सही हो गया। आम का वृक्ष में देखेंगे तो द्विलिंगी एकलिंगी नर जो है पुष्प एक ही वृक्ष पे हो जाते हैं। और आम में देखेंगे तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत भी है ये, सब सही हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी दी हुई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? सिंपल सा डिफिनीशन पूछा गया है आपको। किसी भी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय अगर निकालनी है तो देखिए, नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य के बराबर, कुल उपयोग, अभी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया आपका, कुल उपयोग और निवेश जो है व्यय के योग के बराबर, सभी व्यक्तियों के व्यक्तिगत आय के योग के बराबर, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य के बराबर। आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए किसी भी देश का आपको, चाहे भारत के मान लीजिए, राष्ट्रीय आय निकालना है तो एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम अंतिम वर्ड पर ध्यान देंगे, क्या होगा, वो अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि कपास है आपका, कपास की खेती की जाती है, ठीक है, तो कपास से क्या बनता है, आपका कपड़ा बनता है, ठीक। तो ये कपड़े का मूल्य को इसमें काउंट किया जाएगा, ना कि कपास का। अब ऐसा नहीं होगा कि कपास और कपड़ा दोनों के मूल्य को काउंट कर ले। जैसे मान लीजिए गेहूं, गेहूं से बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, तो अंतिम प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसको काउंट किया जाता है इसमें, ठीक है। तो अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य को काउंट किया जाता है, ये वर्ड थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, अंतिम वाला। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 73। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, प्रश्नगत विकल्प में कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व घाटे में सम्मिलित नहीं किया जाता है? राजस्व घाटे में ब्याज प्राप्ति,
कर प्राप्ति, सरकारी विभाग और सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त लाभ और लाभांश या अल्प बचत। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी अल्प बचत। देखिए राजस्व घाटा में चाहे कर प्राप्ति हो, आपका ब्याज प्राप्ति हो, सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त लाभ हो, लाभांश हो, सारा शामिल किया जाता है इसमें। मुद्रास्फीति के संदर्भ में बताना है, ठीक, यानी आपसे पूछा जा रहा है इन्फ्लेशन के बारे में। देखिए पहला है, मुद्रास्फीति कर्ज धारकों के लिए अनुकूल होती है। कर्ज धारकों, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों के लिए प्रतिकूल होती है। यानी यही आपसे पूछा जा रहा है कि इन्फ्लेशन इज फेवरेबल द बोरोअर, जो उधारी लेते हैं क्या उनको फेवर करता है, उनके लिए फायदे का सौदा होता है मुद्रास्फीति का जब कंडीशन देश में बन जाए। इन्फ्लेशन इज अनफेवरेबल फॉर बॉन्ड होल्ड, जो बॉन्ड होल्ड करके रखते हैं उनके लिए क्या ये घाटे का सौदा होता है, ये पूछा गया। अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। देखिए चलिए इसको जूम इन कर देते हैं, आंसर आप सभी को दिख रहा होगा, आंसर करें। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए कर्ज धारकों के लिए, जो कर्ज लिए हैं उनके लिए तो अनुकूल हो जाता है, ठीक है। अब कैसे, ये बात थोड़ा सा समझने वाली है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए क्या हो जाता है, मुद्रास्फीति जब भी आएगा देखिएगा तो क्रय शक्ति में क्या होगा, आपको कमी आ जाएगा, तो कर्ज लेने वाले को लाभ पहुंचेगा ही, सिंपल सा बात है। अच्छा एक बात सिंपल से बता रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का कोई व्यक्ति है, कोई बी नाम का उसका मान लीजिए दोस्त है। ए के पास मान लीजिए 500 रुपये सरप्लस है, ठीक है, मान लीजिए 5,000 रुपये इसके पास सरप्लस है, एक्स्ट्रा है। अब जो है ये 5,000 रुपये का मान लीजिए एक जो है, कोई भी मान लीजिए कि एक दुकान ही खरीद लेता या कोई एक बिल्डिंग खरीद लेता है, ज्यूम कीजिए, ठीक है। तो आजकल के ज़माने में थोड़ा सा फिट नहीं बैठता है, तो ये 5,000 को हम लोग क्या कर लेते हैं, 5 लाख रुपया कर देते हैं। चलिए ए के पास जो है 5 लाख रुपया है और बी के पास, अभी बात इसकी नहीं कर रहे हैं, तो बी जो है, ए चाहता है कि एक हम मकान खरीद ले, ठीक है। 5 लाख रुपया में मकान खरीद लेता, तब तक बी पहुंच गया इसका दोस्त और ये बोला कि 5 लाख रुपया मेरे को दे दो, ठीक है, हम तुमको जो एक मंथ बाद जो है 5% ब्याज दर लगा के और तुमको एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे। या 1 वर्ष के लिए ले लिया मान लीजिए, ठीक है, 1 वर्ष के लिए ले लिया। अब 1 ईयर बाद जो है ये 5% वार्षिक ब्याज दर पे इसको दे देता मान लीजिए। अब 1 वर्ष क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, मुद्रास्फीति आ गया। अब मुद्रास्फीति जब आएगा तो क्या होगा, आपको ये बात पता है, मुद्रास्फीति आएगा तो ये मकान जो ये 5 लाख रुपया में खरीदता, ये क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो खैर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कर्ज जो लेने वाला होगा उसके लिए फायदा होगा, देने वाले के लिए क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब उतने ही पैसे में वो जो बिल्डिंग खरीदने जाएगा तो उसको नहीं मिल पाएगा, सिंपल सी बात ये है, क्योंकि वो काफी महंगा हो गया रहेगा। तो ये दोनों ही कंडीशन सही है। चलिए अगला देखते हैं। वह दर जिस पे जो है बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर, ठीक है। रिवर्स रेपो दर, आरबीआई जो होता है, जो भी बैंक वगैरह है उनको अल्पकालीन अवधि के लिए उधार देता है, किस पे, रिवर्स रेपो दर पे। अगला देखते हैं। कृषि बीमा योजना के अंतर्गत सुमेलित करना है, यहाँ पे योजना है और प्रारंभ कब किया गया था ये बताना है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, बीमा ग्राम योजना है और आम आदमी बीमा योजना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का, तो 1999 में आया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 2016 में एक हो जाएगा। बीमा ग्राम योजना, तो बीमा ग्राम योजना 2002 में 4 हो जाएगा। आम आदमी बीमा योजना ये हो जाएगा 2007-8 में। तो यहाँ पे 2143, 2143 जो है ऑप्शन नंबर सी में। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 77। देखिए उत्पाद है एक तरफ स्रोत है, यानी उत्पाद का स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है, अफीम, हींग है, रबर है, कुनैन है। तो देखिए आपको पता है कुनैन तो छाल से ही प्राप्त किया जाता है, तो डी का 1 हो जाएगा। रबर जो है तना से प्राप्त किया जाता है। हींग की बात करें तो ये जड़ से, और अफीम ये फलों से प्राप्त किया जाता है। 3-2-4-1, 3-2-4-1 ऑप्शन बी में है, ठीक है। पैरेलली मेरे साथ आप लोग आंसर करें। देखिए फसल है, प्रजाति है, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। सरसों, वरुणा, मटर, सपना, अलसी, सूर्या, मूंगफली, कौशल। तो यहाँ पे देखिए
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलसी। तो यहाँ पे अलसी जो है ये सूर्या, ये गलत यहाँ पे दिया हुआ है। आलू का प्रजाति ये सूर्या होता है आपको, ठीक है, बाकी सब सही है यहाँ पे। अगला देखिए, स्टैंड अप योजना का उद्देश्य क्या था आखिर। देखिए, स्टैंड अप योजना है केवल महिला उद्यमियों को उद्यमिता प्रोत्साहित करना है, सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों को उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, उद्यमियों को, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला को उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है स्टैंड अप योजना। देखिए, स्टैंड अप योजना कब आया था, ये डेट याद रखेंगे, 5 अप्रैल जो है आपका 2016 में आया था ये, ठीक है। और ये अनुसूचित जाति जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए आया था ये, ठीक है। ये वो ज़्यादा लोग वो उद्योग धंधा लगाए और उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए आया था ये, ठीक। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 80, साख पत्र दिया जाता है, पूछा है कि लेटर ऑफ क्रेडिट इज गिवन, ठीक है, साख पत्र दिया जाता है, तो ये जो हो जाएगा निर्यातकर्ता को, आयातकर्ता को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपको, आयातकर्ता, ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बाय द इम्पोर्ट। अगला देखिए, गैट कार्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया था। तो दो दो प्रश्न है इसमें, गैट के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, जिनेवा में स्थापित किया गया था और 1948 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 82, संस्था और स्थापना का वर्ष बताना है, इसमें कौन सा सही है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट सिडबी, ठीक है, चलिए आप आंसर कर रहे होंगे। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की बात करें तो ये स्टेबल हुआ था आपका 1948 में, तो ये तो एक का एक ही बनेगा। भारतीय औद्योगिक निवेश की बात करें तो 1997 में, भारतीय यूनिट ट्रस्ट है 1963 में और सीडबी 1990 में। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा। अगला देखिए, ये यूपी स्पेशल आपका, उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये महोबा में ही होगा। अगला देखिए, आपसे एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, महोबा को पान को क्या जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक, गंगा के बाएं तट की पहली प्रमुख सहायक नदी बताना है। जैसे ये मान लीजिए गाया गंगा हो गया, अब इसका ये दाहिना तट हो जाएगा, चूंकि गंगा का फ्लो ऐसे है, ठीक है, और ये बायां तट हो जाएगा। तो बायां तट में पूछा है पहली सहायक नदी कौन सी है, ठीक, सरयू, रामगंगा, सरदा या यमुना। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका रामगंगा, ठीक है। बिजनौर के जो है कालागढ़ के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है ये। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं। दादरा, कटघोड़वा, चौरसिया या ये सभी पूर्वांचल का पूछा गया है, तो ये सभी हो जाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे जो है नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। हथनी कुंड बैराज है, बाण सागर परियोजना है, पथराई बांध परियोजना है या गोकुल बैराज है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए हथनी कुंड बैराज, इसको नया जो है ताजे वाला बैराज के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो है देखेंगे हथनी कुंड बैराज से हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान सारा लोग का संयुक्त परियोजना है। 1872 में सहारनपुर के पास यमुना नदी पे ये बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी लखनऊ में, इंडियन जो है ग्रेन स्टोरेज कानपुर में, नेशनल जो है पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज रायबरेली में, इंडियन जो है प्लेसेज रिसर्च इंस्टीट्यूट कल्याणपुर में। देखिए, ये मोतीलाल नेहरू जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है, ठीक है, तो ये तो पहला गलत हो गया। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, ये ग्रेन वाला हापुड़ में है, तो ये भी गलत हो गया। नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग जो है कॉलेज ये आगरा में है, ये भी गलत हो गया। इंडियन प्लेसेज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कल्याणपुर में है, कल्याणपुर कानपुर में, ये सही है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 88, देखिए क्या पूछा गया यहाँ पे, उत्तर प्रदेश जो है का पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का स्थापना कहाँ करने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व है, लखनऊ प्राणी उद्यान है,
गोरखपुर प्राणी उद्यान है कतरनिया। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लखनऊ प्राणी उद्यान। अगला देखते हैं, यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना के संदर्भ में बताना है। यह कार्ड आधार के तर्ज पे 12 अंकों का होगा, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों को पूरी जानकारी होगी। इस कार्ड की मदद से किसी भी योजना के अपात्र आवेदकों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए यूपी परिवार कल्याण योजना, ठीक है, ये कार्ड जो है आधार कार्ड के तर्ज पे ही 12 अंक का होगा और इसमें सभी सदस्य की पूरी जानकारी होगी। कार्ड की मदद से किसी भी योजना में जो अपात्र आवेदक हैं इनका आसानी से पता लगाया जाएगा। ऑप्शन सी बन जाएगा, दोनों सही है। अगला देखते हैं, पूछा गया उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी के रूप में स्थापित हुआ है। ये आप लोग आंसर कर सकते हैं। सही आंसर क्या है, वाराणसी। 2022-23 में एससीओ के द्वारा सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी बनाया गया था 2022-23 के लिए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। कौन इसमें सही है, सही पूछा गया, हाँ सही पूछा गया। बताइए इसमें से कौन सा सही है, आंसर कीजिए। अभी साइंस का प्रश्न रहा आपका। देखिए मानव शरीर में फीमर जो होता है, ठीक है, ये सबसे लंबी हड्डी होती है, फीमर जांग की जो हड्डी होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद देखें एथलीट फुट जो है आपको विषाणु से ही यहाँ पे दिया गया है। तो ये हैजा रोग जीवाणु, हैजा रोग जीवाणु ये तो सही है। एथलीट फूड विषाणु से ये गलत दिया है। एथलीट फूड जो है आपको कवक से होता है, तो ये तो गलत है। तो एक दो सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डहेलिया के जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंद से। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, पता ही है आपको। इंसुलिन अगर कम हो जाए, ठीक है, तो फिर आपको जो है ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करने में इसका हेल्प होता है और ये जो है डहेलिया के जड़ों से प्राप्त होता है। अगला देखें, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन होता है। सोडियम सल्फेट है आपका, नेक्स्ट है यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम परसल्फेट या बोरेक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सोडियम थायोसल्फेट का ही प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, कथन कारण दिया है, सोडियम धातु का संचयन किरोसिन तेल में किया जाता है। धातु सोडियम वायु के प्रभाव में गल जाता है। अच्छा प्रश्न, आंसर करें। देखिए यहाँ पे देखिए सोडियम धातु को अगर बात करें तो ऐसे तो इसको किरोसिन तेल में ही डुबा के रखते हैं, ये बात सही है। ये वायु के प्रभाव में लिखा है गल जाता है। देखिए बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है और वायु के प्रभाव में ये गल नहीं जाता है। वायु से जो है रिएक्ट करेगा, आग पकड़ लेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि जैसे ही इसका हवा में आप खुले रखेंगे तो ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए तो ये सही है और आर गलत है और ये ऑप्शन सी में दिख रहा है। अगला देखिए 95, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। देखिए नाभिकीय रिएक्टर जहाँ से बिजली वगैरह पैदा किया जाता है, तो उसमें अगर कंट्रोल रड का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, पूछा रहा है आपसे। रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा, चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, रिएक्टर में कार्य धीमी हो जाएगा। आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए चेन रिएक्शन जो है नहीं होगा। ये कंट्रोल रड आखिर लगाया क्यों जाता है, तो चेन रिएक्शन होने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक यूरेनियम, एक एटम जो है दो भागों में टूटा, ये दो जो है दो भागों में और टूटे, ठीक है, ये दो भागों में और टूटा, ठीक है, तो एक चेन रिएक्शन हो रहा है ये। लेकिन मान लीजिए एक दो में टूटा, दो चार में टूटा, चार 16 में टूटा, 16 जो है 65 में टूट गया। तो ये जो है कंट्रोल करने के लिए ही लगाया जाता है। अब आपका आपके लिए एक प्रश्न रहा कि बताइए कंट्रोल रड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आप लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला देखिए, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक छोटा। अब दूरदर्शी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसमें काल्पनिक और बड़ा बनेगा, क्योंकि हम लोग दूरदर्शी इसी के लिए प्रयोग भी करते हैं। अगला देखिए, प्रक्रम है और उद्योग है, भंजन, प्रगलन, हाइड्रोजनीकरण, बलनीकरण, ये सब आखिर किसके लिए उपयोग किया जाता है। देखिए भंजन जो है ये पेट्रोलियम हो जाएगा, प्रगलन
ये तांबा में यूज किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण जो है ये खाद्य वसा में, और वल्नीकरण जो है ये रबर में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है? एब्सिक अम्ल है, या एथिलीन है, या ऑक्सीटोसिन है? देखिए, गैसीय अवस्था में पाने जाने वाला हार्मोन पूछा है, तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सही किए होंगे, ऑप्शन नंबर बी एथिलीन। एथिलीन कैसा हार्मोन होता है? तो ये पौधों का हार्मोन होता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, फल पकाने में क्या होता है, काम आता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? वायरस के द्वारा, डिप्थीरिया है, मलेरिया, हैजा, या हेपेटाइटिस? आंसर आप लोग कर लिए होंगे, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, हेपेटाइटिस। ये जो है वायरस डिजीज है। अगर अगला देखें, कथन और कारण है, पहाड़ी क्षेत्र में गोइटर एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्र में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में आयोडीन की मात्रा कम उपलब्ध होता है, इसलिए वहाँ पर घेगा रोग या गोइटर रोग इसी को बोलते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को मिलती है, और वजह ये है कि आयोडीन का मात्रा कम होना। तो ये भी सही है, आर भी सही है, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। देखिए, लेकिन ऑप्शन ए में यहाँ पे दे रहा है सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है धमनियों के कठोर होने से, सिराओं के कठोर होने से, किडनी में स्टोन से, या उपयुक्त सभी से? देखिए, सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर। ऑप्शन ए हो जाएगा, धमनियों के कठोर होने से, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है आपको सूची ए को सूची दो से सुमेलित करना है। ईईजी है, ईसीजी, ईओजी, ये सब किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये आसान सा प्रश्न है। ठीक है, ईईजी, ईईजी देखेंगे आप, तो ये जो है मस्तिष्क के लिए, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ईसीजी, ये जो है हृदय रोग में। ईओजी जो है आपका ये आंख के लिए। और ईएमजी ये मांसपेशियों के लिए। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन बी। अगला देखिए, जब आप टेलीविजन चालू करते हैं तब ध्वनि और दृश्य एक साथ आरंभ होते हैं। ध्वनि तुरंत सुनाई देती है, लेकिन दृश्य बाद में, क्योंकि दृश्य को पर्दे पे आने में कुछ समय लगता है। दृश्य तुरंत आरंभ हो जाता है, लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब टीवी का स्विच हम लोग ऑन करते हैं, तो हम लोग को ध्वनि और दृश्य तो एक ही साथ दोनों आरंभ हो जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली में आप सभी को पता है कि ध्वनि जो है प्रकाश की अपेक्षा इसका वेग तो कम होता है, लेकिन टीवी में जो है ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाया जाता है। ठीक है, और ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाया जाता है, और वो सिंक्रोनाइज कर देता है, और इस तरह से ध्वनि और दृश्य दोनों आपको एक साथ जो है आरंभ होते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इसमें, ये बताना है। स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून पर्यावरण दिवस मनाने के संकल्प पारित किया गया था। ठीक है, रियो जो है एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। और अगला है वारसा सम्मेलन 2015 के पेरिस जो है समझौते को लागू करने में सहमति। यहाँ पे क्या पूछा गया था, कौन सा गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ये वारसा सम्मेलन 2013 में हुआ था, ना कि 2015 में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखें, अगला है आपको राइजो फिल्ट्रेशन के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन गलत है। यह एक जल जैवोपचार की तकनीक है, इसमें पौधों की जड़ों द्वारा प्रदूषक को अवशोषित करके जल को परिशुद्ध किया जाता है। राइजो फिल्ट्रेशन में इस तकनीक का प्रयोग मुख्यतः नम भूमियों के ज्वारनदमक मुख के प्रदूषण मुक्त करने हेतु किया जाता है। असत्य पूछा गया है, तो देखिए पहला क्या लिखा है कि राइजो फिल्ट्रेशन जो है जल जैवोपचार तकनीक तकनीक तो है, इसमें पौधों के जड़ों द्वारा प्रदूषक को अवशोषित करके जलों को परिशुद्ध किया जाता है। इसमें पौधों के जड़ों द्वारा प्रदूषक को अवशोषित करके जलों को परिशुद्ध किया जाता है। तो इसमें पौधों को जो है जड़ों द्वारा प्रदूषक को अवशोषित करके परिशुद्ध किया जाता है।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है, इस तकनीक का प्रयोग नम भूमि के ज्वारमुख मुखों का प्रदूषण मुक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आंसर करिए इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए असत्य नहीं है। असत्य नहीं है इसका मतलब पूछा गया है कि सही कौन है ये बताइए। तो यहाँ पे तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला देखिए, अगला है जैविक विविधता शब्द का प्रयोग प्रथमतः किसके द्वारा किया गया था। देखिए जैव विविधता जो है 1968 में, किसके द्वारा, तो ये रैमडॉर दसमान के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में, उरंग बाघ अभयारण्य अरुणाचल में है, सह्याद्री केरल में, भद्रा है कर्नाटक में। इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ये भद्रा बाघ अभयारण्य जो है आपको कर्नाटक में है। सुमेलित कौन सही है, यही जाए। सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। औरंग बाघ अभयारण्य जो है ये आपका असम में है। सह्याद्री जो है आपका महाराष्ट्र में है। अगला पूछा गया है कि 10% के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था। पारिस्थितिक तंत्र में 10% का नियम दिया गया है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, लिंडे मान के द्वारा, इन्हीं के द्वारा 10% का नियम दिया गया था। अब इसमें यह बताया गया था कि कोई मान लीजिए शाकाहारी जंतु है तो उत्पादन, जो भी उत्पादक होता है का शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग ही अपने पास संचित रखता है। ठीक है, ये बताया गया था इसमें। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष 5 शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। अभी जनसंख्या से प्रश्न है आपका। तमिलनाडु, मिजोरम, केरल, महाराष्ट्र। ठीक है, आंसर आप लोग कीजिए। 5 शहरी जनसंख्या वाला पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या तो गोवा के पास है। गोवा ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। गोवा जो है 62.2%। इसके बाद आपका मिजोरम 52%। ठीक है, इसके बाद तमिल लगभग 48, केरल 47 और महाराष्ट्र 45। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य है, जहां 10 की वृद्धि सबसे कम हुई है, ये पूछा गया है। हमीरपुर, बागपत, श्रावस्ती या बलरामपुर। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखिए श्रावस्ती का स्थिति ये रहा कि यहाँ पे 10 की वृद्धि छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो है कमी देखने को मिली है, 5.02% की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो बात किया गया है यहाँ पे नगरीय जनसंख्या का, ओवरऑल का बात नहीं किया गया है। तो इसमें दूसरे स्थान पे है ये। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए तो पहले स्थान पे जो है नगरीय जनसंख्या में आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, दूसरे पे उत्तर प्रदेश। भारत का प्रजनन काल माना जाता है 18 से 25 वर्ष, 20 से 40, 15 से 49 या 18 से 60। देखिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, 15 से 49 वर्ष। अगला है, किसी नगरीय क्षेत्र की विशिष्टता में शामिल नहीं है, वहां की न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो, कार्यशील पुरुष और न्यूनतम 75%, गैर कृषि कार्यों में संलग्न न हो। नगरीय क्षेत्र की बात की जा रही है, वहां का जनसंख्या घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर हो, वहां नगर पालिका, नगर निगम और छावनी बोर्ड स्थापित हो। कौन शामिल नहीं किया जाता है नगरीय क्षेत्र की विशिष्टता में, ये पूछा गया है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर नंबर 2, बी, कार्यशील पुरुष का न्यूनतम 75 और गैर कार्यों में संलग्न न हो, ये कंडीशन नहीं है। नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम 75% कार्यशील पुरुष और गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना आवश्यक है। यहाँ पे क्या दिया है, आवश्यक न हो, बाकी सारा कंडीशन तो सही है।
चलिए यहाँ से मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखिए, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पे बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया अधिक होता तो 5% उसको लाभ हो जाता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग पैरेलली सॉल्व कीजिए। देखिए कंडीशन पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, 20% हानि पे बेचा गया। मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस उसका एक्स है, क्रय मूल्य। तो एसपी जो है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं कितना 20% हानि होता है। तो एक्स का 20% हानि होता है यानी 80/100। ये 2 चौके 8 हो गया, 2 पचे 10, यानी कितना हो गया ये 4x/5 रुपये। ठीक है, 20% हानि पे बेचा तो वस्तु को कितना में बेचा होगा? 4x/5 रुपये में। अब कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 100 रुपये अधिक होता तो 5% लाभ होता। मान लीजिए 5% यदि लाभ होता तब एसपी क्या होता? 5% लाभ होता तो एसपी कितना हो जाता है? 105/100। ये हो गया 5 से 20, ये हो गया 21x/20 रुपया। और ये कितना 100 रुपया अधिक होता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो 21x/20 है ये अधिक होता किससे? 4x/5 से। कितना अधिक होता? 100 रुपया। बस यहाँ से x का वैल्यू निकाल लें। एलसीएम तो 20 और 5 का 20 ही हो जाएगा। ऊपर ये 21x हो गया, माइनस 5 चौके 20, 4 चौके 16x इक्वल टू 100। ठीक है, ये 21 माइनस 16 कितना हो गया? 5x/20 इजकल टू 100। तो x इजकल टू कितना हो गया आपका? 100 इंटू 20/5। 5 चौके 20 हो गया, यानी ये कितना आ गया? 400। इसका सीपी कितना आ गया? क्रय मूल्य 400 आ गया। निकालना क्या है? क्रय मूल्य ही निकालना था। तो आंसर तो आपका आ गया ऑप्शन सी, क्रय मूल्य कितना हो गया? 400 रुपया हो गया। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 115। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र। अब देखिए तो गोपाल से गोविंद का संबंध बताना है। एक गोपाल है कोई, एक गोविंद है। ठीक है, ये गोपाल गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहता है, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। मेरे पिता का इकलौता पुत्र यानी गोपाल अपने बारे में स्वयं ही बता रहा है। ठीक है, तो इसका क्या संबंध हो जाएगा? पिता का ही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, दी गई संख्या में श्रृंखला में गलत संख्या बताना है कौन है। देखिए इसमें सबसे पहले है 462, 422, 380, 342 और 306। अब देखिए सीरीज तो डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है देखते हैं। ये 462 माइनस 422 करें, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 40 कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो है 2 माइनस 0 2, 12 में से 8 गया 4, ये 42 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो ये 380 42 है, 10 में से 2 गया 8, और ये आपका हो गया 7 में से 4 गया 3। तो ये तो सीरीज यहाँ पे कुछ, यहीं पे कोई नंबर इसका गड़बड़ है, क्योंकि देखिए 40 के बाद 42 हो रहा है, फिर 38 हो जा रहा है। ठीक है, यानी सीरीज यहीं पे कुछ गड़बड़ है आपका। ये 42 पहले होना चाहिए था, फिर 40, फिर 38, ऐसे सीक्वेंस बनना चाहिए था। चलिए तो ऐसे करके चेक करके देख लेते हैं, ऐसे गड़बड़ इसी तीनों में कोई होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 462 है पहला, इसमें से 42 माइनस करते हैं, कितना आएगा आपका? 420 आएगा। 420 में से 40 माइनस करते हैं, कितना बनेगा? 380। 380 में से 38 माइनस करते हैं, अभी दो दो कम करते जा रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा? 342। 342 में से 36 माइनस कीजिए, तो ये कितना बन जाएगा आपका? 306। तो देखिए 306 भी आया है, 342 भी आया है, 300, ये 422 आया है, जबकि 420 आना चाहिए। यानी यही टर्म क्या है? गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 117। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सरेंद्र जो है लंबाई में केशव से छोटा है परंतु राकेश से लंबा है। अब जो भी दिया है स्टेटमेंट उसको लिख ले, फिर हल हो जाएगा आपका प्रश्न।
शैलेंद्र जो है लंबाई में केशव से छोटा है, यानी केशव है, चलिए केशव लिख देते हैं, केशव से छोटा है यानी केशव बड़ा होगा शैलेंद्र से, ठीक है। शैलेंद्र लंबाई में केशव किंतु राकेश से बड़ा है, तो राकेश से बड़ा है तो राकेश यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए राकेश से बड़ा भी हो गया, केशव से छोटा भी हो गया। नेक्स्ट, माधव सबसे लंबा है दिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या दे रहा है, माधव सबसे लंबा है, माधव को पहले साइड ही रखते हैं। आशीष केशव से कुछ छोटा है, तो आशीष जो है ये भी केशव से क्या है, छोटा है, यानी केशव इससे भी बड़ा ही है, तो ये केशव ही हो गया। लेकिन क्या दिया है यहाँ पे, और शैलेंद्र से कुछ लंबा है, यानी ये शैलेंद्र से बड़ा है, ठीक है। चलिए इसके बाद दिया है, यदि वो ऊंचाई से वर्धमान क्रम में खड़े हैं तो दूसरा स्थान पे कौन है। अच्छा ठीक है, अब इसको सीक्वेंस लगा लें यहाँ पे। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस क्या बनेगा आपका, माधव को सबसे बड़ा बताया गया है, तो माधव को सबसे बड़ा बना देते हैं, ये माधव हो गया। इससे छोटा इसमें कौन हो जाएगा, केशव बन जाएगा, ठीक है। इससे छोटा कौन हो जाएगा, आशीष। इससे छोटा इसमें कौन हो जाएगा, आशीष से छोटा यहाँ पे केशव। 1 सेकंड, केशव तो हम लिख लिए, केशव, हाँ शैलेंद्र हो जाएगा अब, शैलेंद्र। और इससे छोटा हो जाएगा आपका सबसे छोटा राकेश। ऐसे क्लियरली भी आपको दिख रहा है कि माधव को सबसे बड़ा ही बताया गया है, ठीक है। और इसमें जो है राकेश छोटा ही है, तो राकेश यहाँ पे आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है कि दूसरे स्थान पे क्या पूछा है, तो दूसरे स्थान पे कौन होगा, तो देखिए दूसरे स्थान पे यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, ये पहले स्थान पे राकेश है, दूसरे पे कौन हो जाएगा, शैलेंद्र, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। चलिए अगला देखते हैं। अब जैसे मैं पहला स्टेटमेंट लिख दिया गया था, तो ये लिखने की आपको जरूरत नहीं थी, यहाँ से देख के आप बता सकते थे। मौली बिंदु ए से, अब ये डायरेक्शन वाला प्रश्न है, और डायरेक्शन वाला प्रश्न हर एक में एक हम लोग सॉल्व किए हैं, तो इसके लिए तो आपको पहले डायरेक्शन बना ही लेना होगा। ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पे दिया क्या है, मौली ए बिंदु से बी तक 5 फीट चला, ए से बी तक, मान लेते हैं ए बिंदु है, ए से ये बी तक चला 5 फीट, ये बी बिंदु है, 5 फीट चल गया मान लीजिए। फिर वह अपने दाईं ओर 6 फीट चला, अपने दाईं ओर, दाईं इसका क्या हो जाएगा, दायां नीचे ही हो जाएगा, चूंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नीचे कितना 6 फीट चला, चलिए 6 फीट चला दिए। और फिर बाईं ओर घूमकर 4 फीट चला, अब यहाँ से बाएं घूमना है, तो ये इसका दाहिना हो जाएगा, बाएं घूमना है तो इधर आगे जाएगा, ठीक है। तो बाएं ओर घूम के कितना जा रहा है, 4 फीट, 4 फीट चला। अंत में वो फिर अपनी बाईं ओर 6 फीट चल गया, बाईं ओर 6 फीट चल गया, यानी यहाँ पे 6 फीट आके यहाँ पे आ गया। पूछ रहा है वो अपने बी बिंदु से कितनी दूरी पे है, बता सकते हैं इजीली आप। देखिए बी पॉइंट कौन सा है आपका, यही है, ठीक है। और ये पॉइंट बताना है क्लियरली, तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है ये तो 5 फीट है, और ये 4 फीट है, तो ये भी 4 ही फीट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे डी बन जाएगा, 4 फीट। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल के भारत के आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है, ठीक है। भारत पे जो आक्रमण हुए थे, जो भी बाहरी आक्रमण हुआ था, इनका कालक्रम, यूनानी शक कुषाण है, यूनानी कुषाण शक है, शक यूनानी कुषाण या शक कुषाण यूनानी। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, यूनानी शक और कुषाण, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है कहाँ पे, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग नेम के बारे में पूछा गया है, ये तो आपको कहाँ पे है, जयपुर में ही है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 121, हाल ही में चर्चा में रहा पार्किचिक ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है। अब करंट अफेयर का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से 121 से लेके 40 तक, तो आंसर करते जाए। पार्किचिक ग्लेशियर कहाँ पे अवस्थित है, ये आंसर बन जाएगा आपका हिमाचल में। अगला देखते हैं, यहाँ पे जो है हिमनद पीछे हटने का कुछ खबर आया था। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया, ठीक है। 28 जुलाई की बात है ये 2023 की।
तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? गांधीनगर में। हर साल विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आसान सा प्रश्न है, ये कब मनाया जाता है आपका? 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस। अब इसका थीम वगैरह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे विश्व युवा कौशल दिवस का थीम क्या है? इसका थीम था आपको परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए 124। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने थ्रेड्स नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या मेटा? ये जो है आपका थ्रेड्स नामक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसके द्वारा? मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप की मूल कंपनी कौन है? मेटा ही है। तो इसी के द्वारा ये सब लॉन्च किया जा रहा है। अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा सेकेंड थॉम्स सोल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? चलिए आंसर इसका आप लोग कर लिए, दक्षिणी चीन सागर में। अगला देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया? तो ये जो है कहाँ शुरू किया गया? आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, जुलाई 2023 की पहले सप्ताह की बात है ये। सिकल सेल एनीमिया को कब तक समाप्त करने की बात की गई है, आप लोग कमेंट में लिखेंगे। हाल ही में एकल परियोजना में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय स्थान कहाँ बनकर तैयार हुआ? ये कहाँ पे? सूरत में। सूरत डायमंड बोर्स में यहाँ पे एकल परियोजना में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यस्थल बन यहाँ पे इसको माना जा रहा है। अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा अकीरा क्या है? नया टोही ड्रोन है, एआई रोबोट है, रेशमवेयर है, भारत का पहला एआई पोर्टल है? पूछा जा रहा है किसके बारे में? अकीरा के बारे में। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रेशमवेयर है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस टर्म को, अकीरा। अगला है आपको, भारत की पहली कैनविस मेडिसिन परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू या झारखंड? तो ये जो है जम्मू में। अगला देखिए, हाल ही में खबरों में रही कैम रनवे के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बताइए कौन सा कथन इसमें सही है? वियतनाम में स्थित है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। देखिए तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका? वियतनाम में भी स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह भी है, कैम रन वे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा? सी। अगला देखिए, गिग वर्कर्स बिल पेश करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? 21 जुलाई 2023 की खबर है और ये जो है राजस्थान हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हुए किस युद्धपोत को उपहार स्वरूप भेंट किया वियतनाम को? ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं हम दूसरे टेस्ट सीरीज में। आईएनएस कृपाण को, वहां पूछा गया था आईएनएस कृपाण किसको भेंट किया गया था? वियतनाम को। वही क्वेश्चन उल्टा किया गया है। 22 से 24 जुलाई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? ये जो है आपको वाराणसी में। अगला देखते हैं 134। हाल ही में कोरिया ओपन सुपर जो है 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक किसने जीता? ये आपको आंसर कर लिए होंगे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अगला है आपका, हाल ही में सशक्त महिला ऋण योजना, सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? ये जो आपको हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, इस योजना में जो है आपको 8.51 के अपेक्षाकृत कम ब्याज दर दिया जाएगा, कम ब्याज दर पे लोन दिया जाएगा। टैकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए समझौता किया गया था गृह मंत्रालय और थल सेना के बीच, विदेश मंत्रालय वायुसेना के बीच, संस्कृति और नौसेना, विदेश और थल सेना। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय और नौसेना के बीच। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन जो आसियान है सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया?
ये कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजन किया गया था 20 जुलाई 2023 को। अगला देखिए, सबसे कम उम्र में नर चैनल पार करके किस भारतीय ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया? शमशेर खां, अंशुमन झिंगरन, आरती साहा या वेदांत माधवन? देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंशुमन झिंगरन। अगला देखते हैं, हाल ही में जो है भारत ने अनुसंधान और विनिर्माण सहित सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ये जो है जापान के साथ 20 जुलाई 2023 को हस्ताक्षर किया गया। अगला देखिए, फांगनोक केन्याक किस राज्य के शासित प्रदेश के संसद सदस्य हैं? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या सिक्किम? तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नागालैंड। देखिए, राज्यसभा सभापति के पद संभालने वाली नागालैंड की पहली महिला कौन बन गई है? तो ये फांगनोक केन्याक। ठीक है, तो इस तरह से 140 प्रश्न फिनिश हुए आपके। ठीक है, तो ये जीएस वर्ल्ड जो न्यू फेज वाला है, ये फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज था। फिर हम लोग थर्ड वाला भी देखेंगे, DIS वाला कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अगला आपको DIS वाला टेस्ट मिलेगा, तो टेस्ट को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच जाए। बाकी मैं बता ही चुका हूँ, PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। और आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।